हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं संदीप गोस्वामी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं। जो बहुत सारे मेडिकल रैप के माइंड में ना एक क्वेश्चन चल रहा होता है या आपस में बातचीत करते हैं, जब भी मीटिंग होती है, साहब आते हैं, कुछ बोलते हैं, तब भी ये चीज सुनने को देखने को मिलता है। क्या बात है वो कि जब भी कोई मैनेजर या एएसएम जो होता है, जब तक मैनेजर रहता है या मेडिकल रैप रहता है तब तक तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही उसका प्रमोशन होने लगता है, मतलब जेडबीएम बन गया, एनएसएम बन गया, जीएम बन गया, अभी वो बंदा गया तो मेडिकल रैप से ही है। और मेडिकल रैप के उसको प्रॉब्लम भी मालूम है कि मेडिकल रैप कैसे डॉक्टरों को मैनेज करता है, कैसे स्टॉकिस्टों को मैनेज करता है, स्टॉकिस्ट की बात कैसे सुननी पड़ती है, मेडिकल स्टोर वालों की बात भी सुननी पड़ती है। लेकिन उसके बावजूद भी वो मैनेजर जब सीनियर बन जाता है, जब एनएसएम जीएम बन जाता है, तो वो बहकी बहकी बातें करता है, ऐसी बात करता है जो मार्केट के अंदर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जबकि वो खुद मार्केट में काम किया हुआ है, उसके बावजूद भी वो ऐसा बदल कैसे जाता है। अगर मैं एक मेडिकल रैप काम किया हूं, मैं बड़ा बनूंगा तो मुझे मेडिकल रैप की परेशानी पता होनी चाहिए ना। हाँ? तो मुझे जो पॉलिसीज बनानी चाहिए, या मुझे जो प्लानिंग बनानी चाहिए, या मुझे जो एक्टिविटी बनानी चाहिए, या मुझे जो स्कीम देना चाहिए फटाफट अप्रूवल करके, वो मैं क्यों बन गया। मैं मेडिकल रैप था तो मैं ले रहा था, और जब मैं खुद एनएसएम जीएम बन गया तो मैं दे नहीं रहा हूं। राइट? इस टाइप के बहुत सारे सवाल आपके मन के अंदर होंगे कि ये आदमी बदल कैसे जाता है, जो ऊपर जाता है, हर कोई चेंज क्यों हो जाता है। फ्रेंड, उसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा क्यों आदमी चेंज हो जाता है, उसका रीजन क्या है चेंज हो जाने का। तो आप आगे से ना अपने किसी भी एनएसएम, जीएम, पीएमटी, इन सारे मेंबर की ना जो बुराई करते हो या बोलते हो जो गलत पॉलिसी बना रहे हैं और ये फील्ड में इंप्लीमेंट नहीं होगा, वो चीज जो है आप नहीं सोचोगे। या फिर मैं यूं कहूं, आपको ये चीजें तो आप पता चल पाएगी, तो आपको कंफर्मेशन हो पाएगा यार ऐसा होता क्यों है। ठीक है, कोई आदमी बदलता क्यों, उसको समझते हैं। ठीक है, मैं बहुत लोगों का डाउट है, मैंने देखा है, और मैं एज ए मेडिकल रैप मैंने भी इस चीज को फील किया हुआ था। आज मैं उस पोजीशन पे हूं जहां मैं कंपनीज को मैनेज करता हूं, बिकॉज ऑफ दैट रीजन आपको मैं वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। अदरवाइज कोई बंदा इस चीज को बताएगा नहीं। राइट? मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैं कंपनीज को मैनेज करता हूं। अंडरस्टैंड? और मुझे मालूम है कि वो डिफरेंस क्यों आ रहा है एक मेडिकल रैप में, जब मैं मेडिकल रैप था और आज मैं जिस पोजीशन पे हूं उस पोजीशन में। राइट? तो देखो होता क्या है कि जब आप एज ए मेडिकल रैप या जब आप एज अ मैनेजर काम कर रहे होते हैं ना, आप लोकल लेवल पे काम कर रहे होते हैं। लोकल लेवल पे अपने सबके अलग अलग प्रॉब्लम होती है। जैसे मेरे पास एक इलाहाबाद हेडक्वार्टर है, एक लखनऊ हेडक्वार्टर है, एक दिल्ली हेडक्वार्टर है। तो दिल्ली की देखो अपनी एक अलग प्रॉब्लम्स है। ठीक है, लखनऊ की अपनी एक अलग प्रॉब्लम होगी, इलाहाबाद की अपनी एक अलग प्रॉब्लम होगी, सबके अलग अलग प्रॉब्लम है। तो दिल्ली में जो मेडिकल रैप रहेगा या मैनेजर रहेगा अपनी प्रॉब्लम देख रहा होगा, और जो इलाहाबाद में होगा अपनी प्रॉब्लम देख रहा होगा, जो लखनऊ में मैनेजर होगा या एमआर होगा अपना प्रॉब्लम देख रहा होगा। राइट? तीनों लोग को अपनी अपनी प्रॉब्लम दिखाई देता है। लेकिन जब इन तीनों लोगों का बॉस जो एनएसएम है, जो ऑल इंडिया लेवल पे चीजों को मैनेज कर रहा है, पर्टिकुलर स्टेट को या जोन को मैनेज कर रहा होगा, कोई जेडीएसएम लेवल पे हो सकता है, तो उसको ऐसी पॉलिसी बनानी है जो सबको सूट करे। यहीं पे प्रॉब्लम राइज हो जाता है। ऐसी पॉलिसी बनाना जो सबको सूट करे, तो ऐसी तो पॉलिसी हो ही नहीं सकती जो सबको सूट करे, क्योंकि जब भी कोई पॉलिसी बनेगी, जब भी कोई सिस्टम बनेगा, उसमें कॉन्फ्लिक्ट आना पक्का है। ऐसा नहीं हो सकता कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। लेकिन एज ए मैनेजर या फिर एज ए सीनियर मैनेजर, एज ए एनएसएम, हमको क्या करना होता है, ऐसी पॉलिसीज बनाना होता है जिस पॉलिसीज की वजह से कंपनी भी अफेक्ट ना हो और हमारा टीम भी अफेक्ट ना हो। राइट? ये दो चीजों को ध्यान में रखना होता है। तो पहला रीजन यही होता है कि जैसे अभी रिसेंट में मैं एक इवेंट बताऊं कि बहुत सारा पेमेंट को लेके डिस्कशन चल रहा था मीटिंग के अंदर, पूरी टीम बैठी हुई थी। तो मेडिकल रैप्स अपने अपने लेवल पे या मैनेजर्स अपने अपने लेवल पे अपना अपना सजेशन दे रहे हैं कि सर ऐसा सिस्टम होना चाहिए, सर ऐसा सिस्टम होना चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि जो मैंने सिस्टम बनाया था उनको वो ठीक नहीं लग रहा कि सर ये ऐसे काम नहीं हो पाएगा। तो मैंने एक काम सिंपल से किया, एक काम करो, ठीक है, आप लोग एक तरफ वाले लोग बोलो कि भाई आप क्या चाहते हो। उन्होंने अपनी बात रखी। ठीक है, अब जो उन्होंने अपना सिस्टम बताया कि ऐसे ऐसे सर होना चाहिए, मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, मैंने अपना कोई बिना आंसर दिए हुए मैंने दूसरे पार्ट की टीम को बोल दिया कि क्या जो ये सिस्टम बता रहा है, ये मैनेजर की टीम जो बता रही है, आप भी मैनेजर, आपकी टीम इस चीज को एक्सेप्ट करेगी? तो उस टीम ने डिनाई कर दिया। राइट? मतलब एक दो टीम में, एक ही पास पास के एरिया की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, कि एक
एक जगह की प्लेस की टीम है, मैनेजर और उसके मेडिकल रेप है, दूसरा है। जब एक मैनेजर की टीम की बात को दूसरा मैनेजर की टीम ही नहीं एक्सेप्ट करने को तैयार है, तो आप समझो ऑल इंडिया लेवल पे पॉलिसी कैसे एक्सेप्ट की जा सकती है, राइट। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन फ्रेंड, हमें जब एक एनएसएम या जीएम पॉलिसी बनाता है तो हमको एक यूनिफॉर्मिटी लेके चलना होता है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन कंपनी की चीजों को हैम्पर भी ना हो और सब लोगों को बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, या बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम नहीं भी होगी, सिस्टम ऐसा बनाया जाता है कि किसी को प्रॉब्लम ना हो, राइट। बट थोड़ा सा माइंडसेट की वजह से, और यस बिल्कुल रियल बात है कि मार्केट के कुछ चैलेंजेस की वजह से प्रॉब्लम आती है। लेकिन क्या है, वो पॉलिसी अगर नहीं बनाया जाएगा एंड उसको अगर टीम फॉलो नहीं करेगी तो सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाने लग जाएंगे, जिसकी वजह से कंपनी कभी भी चल नहीं पाएगी। तो पहला रीजन ये है, जो आपको लगता है कि वो गलत पॉलिसी बना रहा है, तो वो गलत नहीं होता, वो सही पॉलिसी बन रही होती, लेकिन आपको वैसा फॉलो करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन आता है डील, स्कीम, इन सब चीजों की बात, क्योंकि आज के मार्केट को अगर मैं देखूं तो मेडिकल रैप क्या चाहता है कि यार मुझे 40% स्कीम मिले, मुझे 50% स्कीम मिले, राइट। मोस्ट ऑफ द मेडिकल रैप जो अच्छी कंपनी में काम कर रहा है उसकी भी मैं बात करूं, या छोटी कंपनी में जो काम कर, जो बड़ी कंपनीज है, टॉप 10 की कंपनीज है, टॉप 25 की कंपनीज है, वहां पे क्योंकि स्कीम तो आता नहीं है, आता भी हो तो 5, 10, 20% का आता है, ज्यादा स्कीम आता नहीं है। तो उस मेडिकल रैप को ये लगता है, सन फार्मा वाले को या टोरेंट वाले को या डॉक्टर रेड्डी वाले को ये लगता है कि मेरे पास अगर 40% का स्कीम होता ना तो मैं इसको बहुत सेल कर देता। तो अगर आप ऐसा एज्यूम कर रहे हैं ना, तब गलत एज्यूम कर रहे हैं। 40% मिल जाएगा ना, तब भी सेल नहीं कर पाओगे। ये हमारे माइंड का गेम है कि माइंड के अंदर हमारे क्या होता है, जो चीज हमारे पास में नहीं होती ना, तो हमको ऐसा लगता रहता है कि ये चीज हमें मिल जाती है ना तो हम अच्छा कर जाते हैं। तो पहले आप ये इस चीज की वजह से ऐसा होता है, रियलिटी में ऐसा नहीं है फिलहाल, ठीक है। पहली चीज, अगर आप बहुत सारे लोग इस बात से मेरे हो सकता है सहमत नहीं सर मिल जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन सच बताऊं फ्रेंड, रियलिटी ऐसा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो 40% क्या 100% स्कीम मिल रहा है ना, तब भी सेल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कुछ मिडिल क्लास है छोटी कंपनी के, वहां भी वो ऐसा लगता है कि स्कीम मिल जाना चाहिए, और मैनेजर मेडिकल रैप जो एनएसएम बना बैठा है वो तो यहीं गया मैनेजर से बन के गया हुआ, फिर भी वो स्कीम को अप्रूव नहीं कर रहा है। स्कीम अप्रूवल ना होने के एक बहुत बड़े रीजन और भी है। सबको प्रॉफिट चाहिए, आप कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको टाइम पे पैसा चाहिए, आपको बोनस भी चाहिए, आपको एलटीए भी चाहिए, आपको इंश्योरेंस भी चाहिए, आपको जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए, और ये पांचों चीज को इंश्योर करने के लिए ना कंपनी के पास फंड होना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए अच्छी खासी, तभी वो ग्रो कर पाएगी, तभी आपके जॉब को सिक्योर कर पाएगी, और थर्ड, तभी कंपिटिटिव ब्रांड और नए इनोवेटिव ब्रांड लेके आ पाएगी जब कंपनी के पास में फंड होगा। तो जब एनएसएम एंड जीएम लेवल पे, जब जीएम लेवल जो बंदा होता है ना, उसको कंपनी की पॉलिसीज भी डिसाइड करनी होती है, उसको कंपनी के प्रॉफिट लॉस को भी देखना होता है। सेकंड लाइन मैनेजर तक, इवन दैट फोर्थ लाइन मैनेजर तक भी, जो मैनेजर काम करते हैं, वर्क करते हैं, उनको कंपनी के प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं होता है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन, जो जैसे मतलब थर्ड लाइन की अगर मैं बात करूं, थर्ड लाइन तक के पर्सन को भी ये चीज जो एचओ बना के देता है उसके साथ मैचिंग नहीं होती, मिसमैचिंग होती है। वो मेडिकल रैप के साथ कई बार सपोर्ट में खड़े होते, उसका रीजन यही है, क्योंकि उनके पास किसी प्रॉफिट लॉस का कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन एक एनएसएम के पास, एक जीएम के पास में उसको कंपनी को प्रॉफिटेबल करने का भी, कंपनी को वाइबल करने का चैलेंज है। किसी भी मैनेजर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, कंपनी लॉस में जा रही है। किसी आरएसएम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, कंपनी लॉस में जा रही है, कि कंपनी को टाइम पे पेमेंट मिलना चाहिए, कंपनी का टाइम पेमेंट फंसा हुआ है, कोई भी खास फर्क नहीं पड़ता है, राइट। बट एक एनएसएम को, एक जीएम को बहुत फर्क पड़ता है, एक अकाउंट को बहुत फर्क पड़ता है। वो फर्क कब पड़ता है, जब वो आपकी सैलरी का चेक ओनर के पास साइन कराने जाता है ना, कि सबको सैलरी डिस्पैच करना है, तो उस ओनर के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि बल्क में पैसा रिलीज हो रहा होता, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, मतलब कंपनी के जी चोजी। और आप क्या सोच रहे हो कि मतलब आप मेडिकल रैप मैनेजर हो, उन्हीं की सैलरी रिलीज होता है? नहीं, कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं फ्रेंड। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। एक सीईओ होता है जो जुड़ा होता है, ऑफिस में नहीं बैठता, अपने ऑफिस बैठता, उसको भी एवरी मंथ सैलरी जाता है। एक कंपनी सेक्रेटरी होता है, उसको भी हर मंथ सैलरी जाता है। एक कंपनी का एडमिन होता है, उसको भी सैलरी जाता है। अकाउंट को भी सैलरी जाता है, एचआर को भी सैलरी जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन को भी सैलरी जाता है, टेक्निकल जो पर्सन होता है उसको भी सैलरी हो जाता है। और अगर मैं बड़े कंपनी की बात करूं, मतलब जो सन फार्मा की जो बड़ी कंपनी है, इसमें तो हिडन में और पता नहीं कौन कौन से डिपार्टमेंट होता है जिसको सैलरी जाता है, आप सोच भी नहीं सकते। कंपनी का अपना खुद का डिजाइनर होता है, अपने कंपनी का खुद का कई बार प्रिंटिंग और बाकी चीजें भी होती है।
तो इतने सारे लोग जुड़े होते हैं ना, इतना सैलरी, इतना मोटा पैसा साइन करके वो देता है ना मैनेजर, जो कंपनी का एमडी होता है, जिसके पास भी साइनिंग अथॉरिटी रहती है, तो पूछता भाई मार्केट से भी कुछ आया कि नहीं, या हम दे ही रहे हैं, क्योंकि हम दे रहे हैं तो हम ज्यादा दिन चल नहीं पाएंगे, राइट। और इन चीजों का बहुत प्रेशर होता है पॉलिसी मेकर्स के ऊपर। कंपनी गिफ्ट नहीं दे रही, कंपनी ये नहीं दे रही, कंपनी वो नहीं दे रही है, कंपनी के पास सेल आ रही है। जब आप कंपनी से स्कीम ले रहे हैं तो इसका मतलब है स्कीम तो चला गया मेडिकल स्टोर के पास में या कस्टमर के पास में, इसका मतलब हुआ कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डिसॉल्व हो गई है। अब कंपनी की जब प्रॉफिटेबिलिटी डिसॉल्व हो गई है, अब उसमें कंपनी दो ही कर सकती है, कुछ बचा हुआ तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी थोड़ा बहुत कर सकती है या गिफ्टिंग कर सकती है, और आपको दोनों चाहिए, आपको गिफ्टिंग भी चाहिए, आपको स्कीम भी चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। फ्रेंड, ये दूर से लगता है कि मेडिसिन ना बहुत सस्ती बनती है और बिकती बहुत महंगी है। एक्चुअली बहुत सारा कॉस्ट आता है एक मेडिसिन को मार्केट तक पहुंचाने में, उसको प्रमोट करने में, अंडरस्टैंड। तो होता क्या है कि आदमी इसलिए बदल जाता है वहां जाने के बाद, क्योंकि वहां पे उसको अपनी सेल नहीं देखनी है, अपने सेल के देखने के साथ साथ उसको कंपनी को जिंदा भी रखना है, कंपनी को ग्रोथ भी कराना है, कंपनी को आगे भी बढ़ाना है। क्योंकि अगर वो नहीं बढ़ाएगा, जो आप नौकरी आपको इंडिविजुअल लेवल पे दिख रहा है ना, वो आप कंपनी को, आपके जॉब को वो कंटिन्यू ही नहीं कर पाएगा। बिकॉज ऑफ दैट रीजन, ये मैंने आपको कुछ चीजें बताई, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एनएसएम जीएम लेवल पे करनी होती है, जो एज ए मेडिकल रेप नहीं करनी होती है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन आपको ऐसा लगता है कि वो गलत पॉलिसी बना रहा है, नहीं, वो गलत, बहुत सारे जीएम गलत भी होते हैं, ऐसा नहीं बोलोगे ये 100 जो बातें मैं बोल रहा हूँ 100% सही है, नहीं, ये 90% की बात कर रहा हूँ। 2-4% एग्जाम्पल तो हर जगह रहते ही रहते हैं यार, ऐसी बात नहीं। बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो जीएम के गलत डिसीजन की वजह से डूब गई, राइट, वो उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं थी, तो होता है ऐसा। लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। देखो, मैनेजर लेवल या सेकंड लाइन मैनेजर तक कुछ गड़बड़ आदमी प्रमोट होकर जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर अगर कोई आदमी बैठा हुआ है ना, तो दो ही कंडीशन में जा सकता है, या फिर उसके बॉस ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा दया दृष्टि दिखा दी है, वो पहुंच तक गया कर कुछ नहीं पाएगा, दया दृष्टि बना दी है, या फिर जो है वो मतलब छोटी मोटी कंपनी थी, किसी दोस्त यार की कंपनी थी, कोई अजीब सा ही जुगाड़ था उसका जिसकी वजह बन गया। बाकी टॉप पोजीशन पे वही जाता है जिसके पास टैलेंट होता है, राइट। तो टैलेंट वाला बंदा ही वहां पहुंच रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर देखोगे ना निगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो बहुत कम लोग हैं जो सीरियस होकर काम करते हैं, वही प्रमोट होते हैं, वही पहुंचते हैं। तो उनके ऊपर आप क्वेश्चन मार्क देखो नहीं कर सकते हो, पॉलिसी मेकर्स के ऊपर या जो लोग डिसीजन लेते हैं, राइट, उनके दिमाग में एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है जो आप नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से आपको ये चीजें लगती हैं। ठीक है, मैंने आपको ये चीज क्यों समझा रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, कि जब आप इन चीजों को अपने सीनियर से सुनेंगे, जानेंगे, तो थोड़ा आप इस चीज ऊपर एनालिसिस करेंगे, उन चीजों को जानने समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आपका जो माइंड है ना वो डेवलप होगा, और वो जो डेवलप होगा माइंड ना, वो आपको ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प करेगा, आपकी एनालिटिकल जो स्किल सेट है ना वो ग्रो करेगी, और आपकी ये स्किल सेट ग्रो करेगी ना, आपको चाहे आप फार्मा में काम करो या कहीं भी काम करो, अपना बिजनेस करो, कुछ भी करो, आपको बहुत काम आएगा, राइट। तो ये जब मैंने बोला फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, मेडिकल लैब, ये सब लेवल पे चीजें डेवलप नहीं हुई होती हैं, बिकॉज ऑफ दैट रीजन हमको ये सारी फील होती हैं। अब मैंने बता दिया है, तो जब भी कंपनी कोई पॉलिसी बनाती है, कोई स्पेंड करती है कोई चीज, तो उसको जरा केयरफुली सोचिएगा, ध्यान रखिएगा, राइट। तो आपको चीजें समझ में आएगी ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कंपनी को छोटी सी भी एक गिफ्ट भी प्लान करती है ना, तो उसको ऑल इंडिया लेवल पे या कोई जोन लेवल पे खर्चा होता है। एक 200 रुपए की गिफ्ट देना है मान लीजिए एक बार से, तो कंपनी खर्चे होंगे कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपए, राइट। तो आपको लग रहा है छोटा सा चीज है, 100 रुपए वाली कंपनी नहीं दे रही है, या कंपनी ने 100 रुपए दिया, इसकी क्या वैल्यू है, ठीक है, दे देते हैं, किसी को भी दे देते हैं, कंपनी बताया इसको ऐसे नहीं ऐसे देना, तो हम क्या सोचते हैं, अरे यार अभी कंपनी 100 रुपए गिफ्ट के लिए बता रहे हैं कि इसको कहाँ कैसे देना है, या उसका भी हिसाब किताब मांग रही है 200 रुपए के लिए चीजों को। हम तो उस कंपनी में 2,000 का चीज देते थे तो कोई हिसाब ही नहीं मांगा जाता था भाई, जो 2,000 का देते थे ना उस कंपनी के पास बहुत बड़ा पैसा था, फिर जो कंपनी 200 का हिसाब मांग रही है ना उसके पास इतना पैसा ही नहीं है, ठीक है। लेकिन 200 रुपए की जो आपको चीज दे रही है ना, आपके 5 पीस आया ना, आपके मतलब एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पे जो है 1,000 का खर्चा, अगर उसके पास 20 मेडिकल रैप होंगे ना, 20,000 रुपए खर्चा होगा वन टाइम में, ठीक है। तो कंपनी लेवल पे जरा चीजों को आप एक बार थोड़ा ब्रॉड वे में जाके सोच के देखिए। चलिए ठीक है, मेरी ये कोशिश थी आपको ये सारी चीजें बताई जाए ताकि आप समझ सको, इरिटेट ना हो, गुस्सा ना हो, चीजें समझे और आप ग्रो कर सको, राइट, उस डायरेक्शन में आप भी काम कर सको। मेरा पर्पज यही था। बस इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो
तो एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। यस, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको जरूर चेकआउट कर लीजिए। चैनल पे नए हैं और ऐसे फार्मा रिलेटेड नॉलेज चाहते हैं फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आपको मिलता हूं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम।